हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकेंड लेक्चर देखते हैं। हमने पिछली क्लास में इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ हम लोग बेसिक थिंग्स देखे थे कि इक्विलिब्रियम किसको हम लोग बोलते हैं और इक्विलिब्रियम किस टाइप के रिएक्शन में एस्टेब्लिश होता है। आज हम लोग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम किस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली उसका ग्राफिकल अप्रोच हम लोग देखेंगे और हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी जानेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, है ना। तो हमारे पास देखो, ध्यान देना कि जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास रिएक्शंस है, कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन ए से बी मान लेते जा रहा है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिए, लेटस एग्जाम्पल, लेट a reversible reaction be a reversible reaction B, ऐसा कुछ है, ठीक है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने मान लिया कि A से क्या जा रहा है, B जा रहा है, और B से उसी टाइम क्या हो रहा है, A भी बन रहा है। मीन्स A आपका इधर साइड वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट, और इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट भी क्या फॉर्म कर रहा है, रिएक्टेंट फॉर्म कर रहा है। और इसी टाइप के रिएक्शंस में क्या एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, राइट। अब देखो हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का मतलब क्या था, हमने बताया था कि टाइम के साथ एक बार ऐसा टाइम आ सकता है रिएक्शंस का, एक ऐसा सिचुएशन जब हम लोग ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट हो जाए, टाइम आपका पास कर रहा है, इक्विलिब्रियम एक बार एस्टेब्लिश हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 1 घंटे 2 घंटे के बाद अगर हमने ऑब्जर्व किया कि कितना हमारे पास कंसंट्रेशन ए का है और बी का है, तो आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम मिलता है। रिएक्शंस डायनेमिक स्टेट में होता है, फिर भी अगेन हमें क्या मिलता है, कंसंट्रेशन हमें सेम मिलता है। थोड़ा पूरा 19-20 हम लोग मान लेते हैं कि हो भी रहा होगा, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली कि दोनों के कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं है। 1 घंटा पहले भी वही था, 2 घंटा बाद भी वही है, 4 घंटा बाद भी वही रहेगा। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास आने के जो चांसेस है वो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। अब देखो, और केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग बोलेंगे किसको, केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इट इज द स्टेट ऑफ क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमेशा किस टाइप के रिएक्शन में होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन वाले टाइप में। इट इज द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ reactants and product remains same with passage of time। टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस स्टेट को हम लोग वो क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये हमेशा कैसे रिएक्शन में एस्टेब्लिश होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस में, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला कि 3 केसेस में ऐसा हो सकता है, सिचुएशन कुछ ऐसा आ सकता है। तो हमारे पास पहला सिचुएशन क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, तो ध्यान देना, केस 1 यहाँ देखेंगे, केस 2 यहाँ देखेंगे और केस 3 यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब देखो रिएक्शन जब हो रहा है, हमारे क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या रखें, इस एक्सिस में हमेशा टाइम रख रहे हैं, टाइम मेरा जा रहा है, बढ़ रहा है ना, टाइम तो कभी रुकता नहीं।
टाइम तो यही चलता रहता है, तो ध्यान देना। तो जब हमने ए रिएक्टेंट्स को रख दिया क्या फॉर्म करने के लिए, बी फॉर्म करने के लिए, तो स्टार्टिंग में आपके पास जो ए का कंसंट्रेशन होगा, और ध्यान रखना कि स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली क्या शो करता है, कंसंट्रेशन। जैसे अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखे हैं मतलब कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, ए है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने बी लिख दिया, हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे कि आपका केस 1 ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में हम लोग कंसंट्रेशन पे थे, तो कंसंट्रेशन क्या होगा कि अगर मान लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखे हुए मीन्स क्या शो करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी लिखा हुआ है मीन्स क्या, कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन का क्या मतलब हो गया, मोल पर लीटर। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये मोल कंसेप्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट का भी वीडियो मैं आप लोग के लिए और बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। ऑलरेडी मेरा 2-3 वीडियो डला हुआ है, बट दैट इज़ नॉट इनफ, हम लोग और भी देखने वाले। तो देखो क्या केस 1 हमारे पास क्या है कि स्टार्टिंग में आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए आपका क्या होगा, मान लेते ए नॉट रहा, मान ली, क्योंकि जब टाइम 0 था उसमें हमारे पास ए नॉट रह सकता है। अब देखो टाइम्स के साथ जब बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट्स क्योंकि क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है बी, तो ए का कंसंट्रेशन क्या होगा कि घटता जाएगा। ए का कंसंट्रेशन चलो घटा दिए, ए का कंसंट्रेशन घटते घटते क्या हुआ कि ए का कंसंट्रेशन कुछ टाइम के बाद कम होना बंद हो गया, ठीक है। सिमिलरली क्या हुआ, सर्टेन टाइम के बाद बी का कंसंट्रेशन भी बढ़ाने लगे, क्योंकि बी अगर प्रोडक्ट फॉर्म करने लगा ए, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आपका क्रॉस कर जाएगा। ए का कंसंट्रेशन घटते 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 कम हो गया, बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। दैट पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ सकता है। और फिर क्या हुआ कि एक बार ऐसा सिचुएशन आ गया कि एक्चुअली ग्राफ दोनों का पैरेलल टू एक्सिस से चलने लगा। तो जहाँ से पैरेलल टू एक्सिस ग्राफ दोनों का चलने लगेगा, ये आपका कंसंट्रेशन किसका ग्राफ है, बी का, ये किसका ग्राफ है, ए का। तो ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट आया इसके रिस्पेक्ट में, ये आपका क्या कहलाएगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया। ये पहला कंडीशन हो गया, ये पहला केसेस हो गया कि हो सकता है कि बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और ए का कंसंट्रेशन कम रहा होगा। दैट पर्टिकुलर टाइम पे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है ना तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रहा है। मीन्स मूव तो कर रहा है लेकिन ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कि ए और बी का कंसंट्रेशन जब इक्वल होगा उसी समय हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बी का ज़्यादा भी हो सकता है, ए का कम भी हो सकता है। दूसरा सिचुएशन हमारे पास क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग में चलो ए नॉट से ही स्टार्ट हुआ और क्या हो गया, आते आते दोनों क्या हो गया, सेम हो गए, बी का भी बढ़ने लगा और दोनों एक जगह जाके मिल गए और पैरेलल टू फिर क्या आ गया, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि यहाँ से आगे ये तो ग्राफ किसका था, ए का, ये ग्राफ था किसका, कंसंट्रेशन ऑफ बी का। उसके बाद इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, जस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ग्राफ आपका जाने लगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये रहा आपका ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है और यहाँ से क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये ध्यान रखेंगे। तो ग्राफिकल अप्रोच ये है। नेक्स्ट थिंग्स, केस 3 क्या हो सकता है कि ए का कंसंट्रेशन घटते 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 क्या रहा कि बी से हमेशा ज़्यादा ही रह सकता है, बी से हमेशा ज़्यादा रह सकता है, ऊपर ही ग्राफ चला गया। हमेशा ए का कंसंट्रेशन हम लोग क्या पा रहे हैं, बी से ज़्यादा ही है, मतलब बहुत हार्डली रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जा रहा है। बट जाते जाते ऐसा हुआ कि एक बार क्या हुआ, कंसंट्रेशन फिक्स हो गया। तो जहाँ से आपको दोनों ग्राफ नज़र आएगा पैरेलल, उसी स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट पर्टिकुलर टाइम को बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। तो स्टेट ऑफ इसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। क्लियर है क्या, ये आपका ग्राफिकल अप्रोच रहा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें ये आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी का ग्राफ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए हमेशा क्या रह रहा है,
बी वाले कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। यहाँ पे देखो ए का कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ के बाद क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, लेकिन फिर भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्वायर कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कि ए और बी का कंसंट्रेशन जब इक्वल होगा उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, ऐसा नहीं है। पहला थिंग्स ये है, राइट। अब देखो नेक्स्ट थिंग्स क्या है कि इस ग्राफ से अगर हम लोग ऐसा समझ लें कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि जिस टाइम के बाद दोनों का ग्राफ पैरेलल टू द एक्सिस से जाने लगा, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों का जहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम हो जाए दोनों ही का, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। फॉरवर्ड किसको बोलेंगे, ए से बी जो बना रहा है उसको फॉरवर्ड बोलेंगे, बी से ए जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड बोलेंगे। क्योंकि जितना कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि जितना मोल्स ऑफ ए आपका मिल के बी बना रहा है उसी टाइम बी वाला फिर से क्या बना दे रहा है, ए भी बना दे रहा है, तभी तो ए और बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर हम लोग इक्विलिब्रियम को दूसरे लफ्जों में डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, द स्टेट ऑफ क्या, केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर सेम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। क्लियर है क्या। तो अकबर ये चीज़ें हम लोग एक बार देख लेंगे। एक बार सभी लोग इसको अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लें या फिर आप नोट कर लें अपने कॉपी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देखें, ग्राफिकल अप्रोच से मुझे ये पता चला कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को और डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज द स्टेट ऑफ क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट, रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच उस टाइम पे क्या होगा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है क्या। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम at which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction and the concentration of reactant and product remain same। क्या होना चाहिए, रिमेन सेम रहना चाहिए। क्या, तो क्या देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मीन्स आपका अगर रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, ए से बी बना रहा है, उसका जो रेट है ये आपका क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड। बी से ए बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। तो इन दोनों का यानी फॉर्म करने का, किसका, बी का फॉर्म करने का जो रेट होगा, किसके द्वारा, ए रिएक्टेंट के द्वारा। और बी से जो ए बन रहा है इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है किसके हेल्प से, बी के हेल्प से, इसका जो रेट होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ए और बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस जिस टाइम पे नहीं हो रहा होगा, कंसंट्रेशन जो हो गया एक बार फिक्स हो गया तो वही है। क्या हम लोग 2 घंटे 3 घंटे के बाद भी देखें तो दोनों के कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट थिंग्स देखने वाले हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस चैप्टर्स में, पूरा चैप्टर्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो नेक्स्ट थिंग्स हम लोग देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, के इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो एक साइंटिस्ट था, समझो एक नहीं 2 साइंटिस्ट था, उसने ये लॉ दिया था क्या, साइंटिस्ट का नाम था गुल्डबर्ग एंड वेज।
गुल्डबर्ग एंड वेज, इट वॉज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वेज। इसने क्या बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रिएक्शन लेते हैं ए से बी, बी से बी, बी का बी मोल, सी का सी मोल बना रहा है, डी का डी मोल बन रहा है, मान लेते हैं कोई सा रिएक्शन। अभी चलो हम लोग लेते हैं कि ये इरिवर्सिबल अभी है, सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है। तो गुल्डबर्ग एंड वेज क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, यानी आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, द एक्टिव मास ऑफ किसका, ए का एंड बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ इसका जो कंसंट्रेशन टर्म्स जो हो गया ए का और बी का, यहाँ पे रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, ए और बी है। रिएक्टेंट ये आप दोनों क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया अभी के केस में, क्योंकि रिएक्शन अभी सिर्फ किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए और बी कंसंट्रेशन आपका हो गया रिएक्टेंट का, ए और बी का। अब देखो इसमें क्या है कि इसने क्या बोला कि कुछ सुटेबल कोफिशिएंट इसका पावर में रहेगा फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये रिएक्शन मान लिया कि ये कैसा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है किसी रिएक्शन का। तो ए के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो कंसंट्रेशन ए का पावर पे हम लोग इसके रिस्पेक्टिव में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहा है उसका पावर हमने क्या कर देना, चढ़ा देना है, ए, राइट। तो ए पे ए पावर चढ़ गया और बी पे कितना चढ़ जाएगा, बी चढ़ जाएगा। जहाँ पे ए और बी क्या है, ए है स्टोइकियोमेट्रिक है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ ए, और बी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। और जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक के आ जाएगा, है ना, एक के आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो ये पूरा 12th क्लास में हम लोग दोबारा पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी समझो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। और ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, के यानी रेट कांस्टेंट इंटू ए रेज टू, यानी ए का कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स है आपके पास उसका पावर ए इंटू क्या, बी का पावर बी। क्लियर है क्या। तो ये था आपका क्या, लॉ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर लॉ को हमें अगर लिखना होगा तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ध्यान रखना आपको क्या, इट स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या स्टेट करता है कि द रेट ऑफ रिएक्शंस, एनी रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। तो यहाँ पे ए जो साइन है ये आपका एक्चुअली क्या शो करता है, एक्टिव मास, एक्टिव मास, एक्टिव मास भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स वेयर ईच कंसंट्रेशन टर्म्स इज रेज्ड टू अ पावर दैट इज इक्वल टू द रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपका क्या लॉ है, ये किसने दिया था, गुल्डबर्ग एंड वेज ने, राइट है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट थिंग्स हम लोग क्या देखने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये लॉ हो गया क्लियर, ये इस लॉ के हेल्प से हम लोग लिख पाएंगे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास रिएक्शंस ऐसा है, ए का ए मोल, बी का बी मोल बना रहा है, सी का सी मोल, डी का डी मोल, ये रिएक्शंस आपका हो गया फॉरवर्ड, ये रिएक्शन आपका हो गया बैकवर्ड, ठीक है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग देखें आर एफ मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, अभी हम लोग देखें कि के एफ यानी रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑल इनटू क्या, ए का, अभी देखो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट कौन है, ए है, फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या हो गया, ए और बी हो गया, ए का पावर ए हो गया, बी का पावर बी हो गया, क्लियर है क्या। अच्छा देखो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड में रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, सी और डी। तो क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू यहाँ क्या आ जाएगा, सी का पावर सी और डी का पावर डी हो गया। अब देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एट द स्टेट ऑफ
एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ऐसा हो गया तो बोलो क्या हो जाएगा, के एफ इंटू ए का पावर ए और बी का पावर बी इक्वल टू के बी इंटू सी का पावर सी और डी का पावर डी हो गया। ठीक है, रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट को हम लोग पावर में चढ़ा देंगे रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग के एफ अपॉन के बी निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, के एफ अपॉन के बी क्या आ जाएगा, इसके भी मल्टीप्लिकेशन में इधर ले जाएंगे डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन ये चला जाएगा डिवीजन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी, और के एफ अपॉन के बी जो मिला इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर हुआ क्या? तो ये ध्यान रखना आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, अगर हम दूसरे लफ्जों में डिफाइन करें, इट इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट टू द बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये रहा आपका क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, बस जो आपका रिएक्टेंट्स देखो प्रोडक्ट के साइड में जो लिखा हुआ है उसका कंसंट्रेशन और उसके रेस्पेक्टिव जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहे हैं फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको हम लोग पावर में चढ़ा देंगे। अपॉन में किसका, रिएक्टेंट का लिखना है, यही क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ है इस चैप्टर के लिए, पूरे चैप्टर में ये चीज़ें पूरा आपका यूज होने वाला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है क्या? एक बार इसको अच्छे से आप नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, ये अभी याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रही बात कि के बी का यूनिट, के सी का यूनिट क्या लिखेंगे, रह गई बात क्या, यूनिट ऑफ के सी। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट थिंग्स है यूनिट ऑफ के सी, यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम, राइट। के इक्विलिब्रियम का यूनिट क्या लिखेंगे, देखो सी भी कंसंट्रेशन डी भी कंसंट्रेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेशन का पावर सी प्लस डी अपॉन कंसंट्रेशन का पावर क्या, ए प्लस बी। मतलब क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन का पावर सी प्लस डी माइनस क्या, ए प्लस बी। अगर हम लोग इसको डेल्टा एन बोल दें, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो ये डेल्टा एन हो जाएगा, राइट। तो यूनिट ऑफ किसका, के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, कंसंट्रेशन का पावर डेल्टा एन, राइट। और वेयर ध्यान रखना है कि डेल्टा एन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा, मीन्स समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जोड़ना है किसको, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या ले लेंगे, सिग्मा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। देखो सी प्लस डी क्या है, जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट था, सी का सी मोल, डी का डी मोल, तो सी प्लस डी इन नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दें किधर, प्रोडक्ट साइड में, माइनस कर देंगे किसका, रिएक्टेंट साइड वाले का। क्लियर है क्या? इस तरह से हमारे पास डेल्टा एन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, ये रहा क्या, यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखना है। अच्छा, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, राइट। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, ये तो भी बताएं। ठीक है, मोल पर लीटर मतलब एन बाई भी किस में रखना है, लीटर, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, ये तो नहीं भूले हो ना। चलो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इक्विलिब्रियम यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। फाइंड द एक्सप्रेशन, चलो पहले एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। आपको इसका यूनिट भी निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है।
ठीक है। चलो रिएक्शन हमारे पास ऐसा है कुछ 2A 2B + C। चलो फाइंड करते हैं। तो हमारे पास देखो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन B और C। अब प्रोडक्ट साइड में जो रेस्पेक्टिव क्या दिखेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B के साथ क्या है 2, तो 2 पावर चढ़ा दिए, C पे क्या है बगल में 1 कुछ भी पावर चढ़ा लेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। A का कंसंट्रेशन का पावर क्या 1, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये हो गया क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हुआ ये। अब हमें क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम। सबसे पहले क्या निकालोगे, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गया + 1 हो गया 3। प्रोडक्ट वाले साइड का नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितना है 3 हो गया, माइनस क्या करेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो आपके पास एक ही मोल है A का। ठीक है, तो 3 - 1 दैट इज कितना 2 हो गया। बस अब यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या पढ़े हम लोग अभी, कंसंट्रेशन का पावर डेल्टा एन यानी मोल पर लीटर का पावर क्या 2 आ गया। क्या हो जाएगा देखो, मोल स्क्वायर और लीटर स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, राइट। ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया, ये रहा आपका क्या एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका, और इसका यूनिट आपको फाइंड करने का तरीका हो गया। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग्स नोट करने वाली बात क्या है, चलो इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना लेना है फ्रॉम द NCERT, राइट। अभी तो फिलहाल NCERT करो, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल और भी अच्छे वाले लाएंगे। तो नेक्स्ट वाला क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थिंग्स हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट थिंग्स है क्या हमारे पास नोट करने वाली चीज़। यस, तो नोट क्या नोट करना है कि ध्यान देना कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट क्या रहा, सॉलिड स्टेट या फिर प्योर लिक्विड स्टेट में रहा, तो उसके प्लेस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन जब हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग 1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, प्रोडक्ट आर इन सॉलिड यानी ऐसे लिखा रहेगा रिएक्टेंट के बगल में या प्रोडक्ट के बगल में, सॉलिड और इन प्योर लिक्विड फॉर्म, प्योर लिक्विड स्टेट यानी L लिक्विड स्टेट, देन ड्यूरिंग राइटिंग के इक्विलिब्रियम रिप्लेस इट्स कंसंट्रेशन टर्म बाय 1। इसका क्या मतलब हो गया, अब ऐसा क्यों, सिंस हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वांटिटी वो चाहे जितना में भी हो, लिक्विड और सॉलिड का प्योर लिक्विड का चेंज नहीं होता क्या, डेंसिटी। तो मीन्स क्या हो गया, कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर भी चेंज नहीं होगा, चाहे जितना भी अमाउंट में हो। अगर आपके पास 100 मिलीलीटर क्या वाटर है, उसका मोलारिटी आप निकालोगे तो भी 55 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू है उसी के इक्वल आएगा। क्लियर है क्या, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द प्योर लिक्विड एंड सॉलिड क्या होता है, फिक्स होता है, राइट। चलो, तो इसका क्या मतलब हो गया, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको रिएक्शन मिल गया कैसा, CaCO3 सॉलिड और ये रिएक्शंस आपका हो गया CaO प्लस क्या CO2 गैसियस, आपको इसका क्या लिखना है, के इक्विलिब्रियम। कैसे लिख पाओगे, देखो ये आपका सॉलिड हो गया, ये भी आपका क्या हो गया सॉलिड हो गया, तो क्या करना है, ये देखो गैस है तो गैस वाले को रखना है, बस सॉलिड S और L वाले को बस क्या करना है, उसको इग्नोर करेंगे ड्यूरिंग राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द के इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका के इक्विलिब्रियम, डियर स्टूडेंट देखो ओनली किसका कंसंट्रेशन लेंगे, पहले किसका लिखना है, रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट साइड में बस ये गैसेस स्टेट में ये सॉलिड स्टेट वाले को 1 रख दिए, उसको लिखना ही नहीं है। अच्छा, अपन CaCO3 का भी 1 लिख दिए, बस हो गया।
यही आंसर हो गया। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, SO2 गैसियस प्लस O2 बना रहा है क्या, SO3। क्या बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस है, तो बैलेंस कर लेते हैं। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका के इक्विलिब्रियम, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास SO3 का पावर 2, पहले किसका लिखना है, सारे गैसियस स्टेट में, सारे गैसियस स्टेट में, देयरफॉर सबको हमें लेना ही है, राइट। तो सबसे पहले रिएक्ट प्रोडक्ट का, तो SO3 का पावर क्या हो गया 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट, इसका रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट क्या 2, और यहाँ पे किसको O2, उसको का कोफिशिएंट कितना 1 हो गया। क्लियर हुआ क्या। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो आगे मूव करते हैं, ठीक है। चलो कुछ और देख लें। तो ये रहा क्या, ये रहा आपका, कुछ एग्जाम्पल और देख लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है H2 गैसियस, I2 गैसियस और लिखना है क्या 2HI, इसका आपको लिखना है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैसे लिख पाएंगे, प्रोडक्ट कौन है HI का पावर क्या 2, H2 का पावर कितना 1, I2 का पावर कितना 1 हो गया। क्लियर है क्या। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। चलो ये ओवर हो गया, हम लोग देख लिए क्या कि कैसे हमें के इक्विलिब्रियम लिखना है। तो बस ध्यान रखना है कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट S और L लिखा रहेगा उसको रिप्लेस कर दोगे किससे, बाई 1 से, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख रहे हो। ये चीज़ें हमें ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थिंग्स क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। या तो फिर समझो, अगर मान लेते हैं अगर कोई गैसियस रिएक्शंस रहा, गैसियस रिएक्शंस रहा, तो हम लोग उसका जो मोलैरिटी है उसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। मोलैरिटी छोड़ के हम लोग चाहें तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। पार्शियल इन टर्म्स ऑफ क्या, पार्शियल प्रेशर। अब देखो इसका क्या मीनिंग है। जैसे अगर हम लोग, हमारे पास रिएक्शन है N2 गैसियस H2 गैसियस ले रहे हैं और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम मान लेते हैं एस्टेब्लिश हो गया। और आपको चाहिए क्या, के इक्विलिब्रियम चाहिए। तो के इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे लिख पाएंगे, ध्यान देना, इन टर्म्स ऑफ क्या, पार्शियल प्रेशर। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, NH3, इसका पावर क्या लिखोगे 2 अपॉन, ये भी सारे गैसेस है क्योंकि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैस आपका कौन सा है N2 पावर 1, और फिर गैस कौन सा है H2 का पावर क्या 3। ये रहा क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो PNH3 एक्चुअली क्या डिनोट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। PN2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। PH2 क्या डिनोट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। अब पार्शियल प्रेशर का क्या मीनिंग हो गया, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डाल्टन्स लॉ में, क्या कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई कंटेनर है 1 2 3, यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं हमारे पास 1 के भी, कुछ हो सकता है 2 के भी हैं, 3 के भी हैं, तो अपना अपना प्रेशर सब लगा रहा है। तो ईच इंडिविजुअल प्रेशर जो कहलाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, ईच इंडिविजुअल प्रेशर, राइट। ईच इंडिविजुअल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सर्टेड बाय द रेस्पेक्टिव गैसेस इज कॉल्ड एज क्या, पार्शियल प्रेशर, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या, पार्शियल प्रेशर अगर गैसियस रिएक्शंस है, और अगर आपके पास एक हो सकता है क्या, गैसियस रिएक्शंस वाले को ही हम लोग चाहें तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग्स हम लोग देखने वाले हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या टाइप्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइप का होता है, दीज आर ऑफ 2 टाइप,
दिस इज ऑफ टू टाइप। और पहला क्या हो गया, पहला क्या हो गया, हम लोग बोलते हैं क्या, के सी। और दूसरे वाले को जो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, के पी। तो बस के सी में क्या हो गया, सी फॉर क्या, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और ये क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ क्या, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में अगर हम लोग लिखे के इक्विलिब्रियम तो क्या बोलेंगे, के पी। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखे तो इसको बोलेंगे के सी। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, के सी तो बहुत ही ईजी है। जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं रिएक्शन से क्या, N2, अभी हम लोग देखें N2 प्लस क्या 3H2 गैसियस, और क्या बना रहा है, हम लोग बना पा रहे हैं क्या चीज़, अमोनिया बन रहा है। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका जो केसी होगा वो हम लोग अभी देख चुके थे। केसी क्या लिखते हैं, NH3 का कंसंट्रेशन का पावर 2 अपॉन N2 का कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे गैसेस है तो सबको लेना है। अगर S और L लिखा हुआ रहेगा स्टेट में तो हम लोग उसको नहीं लेते हैं, इग्नोर करते हैं। यहाँ पे तो क्या है, गैसियस है तो सबको लेना ही है। ये रहा क्या, केसी। और इसी इक्वेशंस का अगर हम लोग क्या लिखें, केपी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, PNH3 पावर क्या 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर 3 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या N2 पावर 1। ये आपका क्या कहलाएगा, केपी कहलाएगा। अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं क्या कि क्या रिलेशनशिप है केसी और केपी में, क्या रिलेशनशिप है केसी और केपी में। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं केसी और केपी के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। तो सिंपल सा रिएक्शन है। अगर हम लोग एक मान लेते हैं ए से जा रहा है बी, ठीक है, ए से बी। अब समझो इसका केसी हम लोग क्या लिखेंगे, बी बाई क्या ए लिखेंगे। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि पी वी इक्वल टू क्या, एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या बोलेंगे, एन बाई बी, एन नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाई बी। तो देखो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या आ जाएगा, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या, एन बाई वी इंटू आर टी। यहाँ नंबर ऑफ मोल किसका, बी का। और नंबर ऑफ मोल्स बाई वी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू क्या, आर टी। सिमिलरली अगर हम लोग पी ए को लिखना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू क्या लिख सकते हैं, आर टी। राइट, तो हमारे पास देखो अगर जब हम लोग के पी लिखेंगे तो के पी क्या लिखते, पी बी बाई क्या, पी ए। और पी बी हमारे पास क्या आ गया, बी इंटू आर टी अपॉन ए इंटू क्या, आर टी। ठीक है, यहाँ मान लो ए मोल है, यहाँ पे मान लो क्या, बी मोल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल पावर, यहाँ पे भी देखो हमारे पास बी आ जाता, यहाँ भी ए आ जाता, यहाँ भी होल पावर बी आ जाएगा, यहाँ भी होल पावर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास देखो के पी क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर बी, यहाँ पे ए। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा बी का पावर बी अपॉन ए का पावर ए, आर टी का होल पावर बी माइनस क्या, ए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों किसके फॉर्म में है, गैसियस के फॉर्म में है। तो केपी देखो इस चीज़ को हम लोग फिर से क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपका क्या था, केसी था। तो देखो हम लोग केपी को क्या लिख पा रहे हैं, केसी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन, चलो बोल देते हैं। तो यही रिलेशनशिप है किसके बीच में, केपी और केसी के बीच में। तो क्या आ गया, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन। क्लियर हुआ क्या, ये रिलेशनशिप हम लोग डिफाइन करते हैं किसके बीच में, केपी और ये रिलेशनशिप हम लोग डिफाइन कर पाएंगे किसके बीच में, केपी और केसी के बीच में। राइट, तो ध्यान रखना है। तो डेल्टा एन, यहाँ पे डेल्टा एन ध्यान रखेंगे कि क्या होता है। तो डेल्टा एन क्या होता है, ध्यान रखना, डेल्टा एन क्या हो जाएगा, डेल्टा एन क्या होगा, बस ध्यान रखेंगे, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्या, प्रोडक्ट माइनस क्या चीज़, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और वो भी कौन से स्टेट में, इन गैसियस स्टेट। और ध्यान रखना आपको सारे जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है वो गैसियस वाला ही वनली लेना है, ठीक है, गैसियस स्टेट वनली। बाकी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करना है जब हम लोग केसी और केपी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो देखो अब यूनिट ऑफ क्या, केसी, हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, केपी इक्वल टू केसी आर टी का पावर क्या, डेल्टा एन। ध्यान रखना है वेयर आर आपके पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और आर का वैल्यू क्या होता है, 0.0821 लीटर एटम पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग्स हमारे पास क्या आ रहा है, क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिट ऑफ केसी। तो यूनिट ऑफ केसी देखो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अब देखो हम लोग क्या देखे थे, केपी, केसी का क्या होता है, मोल पर लीटर, और क्योंकि आर का आपके पास क्या, लीटर पर मोल, तो जस्ट रिवर्स हो गया, यहाँ मोल पर लीटर था, यहाँ लीटर पर मोल आ रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, तो सिर्फ बचेगा किसके अंदर, एटीएम बचेगा। तो हमारे पास यूनिट ऑफ केसी ध्यान रखना है, एटीएम यानी प्रेशर का क्या, यूनिट पावर, जिसमें आर लिखा हुआ हो, पावर क्या, डेल्टा एन, ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लेते हैं, अगर एक रिएक्शन से आपको फाइंड करना है यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी फॉर द रिएक्शंस, आपके पास मान लेते हैं रिएक्शंस कुछ ऐसा है, PCl5, इसका डिसोसिएशन अगर करा रहे हैं हम लोग, और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया हुआ है, मान लेते हैं ये भी गैसियस PCl3 प्लस क्या, Cl2, सारे गैस हैं, ठीक है। आपको इसका क्या चाहिए, यूनिट ऑफ केपी। तो यूनिट ऑफ केपी देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो हम लोग इसका क्या लिखते हैं, केसी इंटू, यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा एन निकाल लो, तो प्रोडक्ट का कितना मोल, 2 मोल, माइनस रिएक्टेंट कितना मोल, 1 मोल, तो कितना आ गया, डेल्टा एन 1 आ गया। तो यहाँ पे केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ केसी क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ केसी क्या हो जाएगा, ध्यान रखना यूनिट ऑफ केसी क्या हो जाएगा, बस ओनली एटीएम, जो प्रेशर का यूनिट है वही आपका किसका यूनिट हो जाएगा, केसी का यूनिट हो जाएगा। सॉरी यूनिट ऑफ केसी नहीं, आप लोग क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ केपी। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग्स देखो हमारे पास अगर मान लेते कुछ ऐसा रहा, क्या रिएक्शंस है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं 2SO2 प्लस O2 क्या बन रहा था, 2SO3, ये गैसियस था, ये गैसियस था, ये गैसियस था। हमने बोला यूनिट ऑफ क्या, केपी निकालो, तो पहले केपी देखो क्या आ जाएगा, केसी इंटू डेल्टा एन निकालेंगे पहले। तो डेल्टा एन देखो हमारे पास प्रोडक्ट कितना है, 2, और रिएक्टेंट कितना, 2 मोल और 1 मोल, कितना 3 मोल, कितना आ गया, -1, डेल्टा एन आ गया। तो क्या बोलेंगे, केसी इंटू आर टी का पावर क्या, -1। तो यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केपी क्या हो जाएगा, देखो एटीएम का पावर क्या बोले, डेल्टा एन, तो क्या हो जाएगा, एटीएम का पावर क्या, -1, बस हो गया। क्लियर हुआ क्या। तो इस तरह से हम लोग केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप देख लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखना ये भी देख लिए हम लोग, आज बहुत सारी चीज़ें सीखे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, किस पे रिलेटेड, केपी पे, केसी पे और के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम लोग लेके आएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट करें, ताकि हम लोग एप्रिशिएटेड फील करें और हम लोग आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और बना के आप लोग के लिए सर्विस दे पाएँ, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, और फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग परस्पर आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग ली-चैटर्जी प्रिंसिपल भी देखेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।